ये तस्वीरें बताती है कि कांग्रेस की यूथ विंग अब एक्टिव हो गई है। युवा दिवस पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हाथों में झाड़ू थामे और राजगढ़ शहर की सफाई में अपना योगदान दिया। कि हर युवा को अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। हर युवा को विशेषकर जो भी ऐसे काम है जिसके द्वारा हमारा शहर और साफ बन सकता है, उसमें उनकी विशेष भूमिका होनी चाहिए। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का हर एक जो अध्यक्ष है, हम सब मिलकर यहाँ मौजूद हैं। युवा कांग्रेस के सक्रिय होने की ऐसी ही तस्वीर धार के मोहनखेड़ा से भी सामने आई, जहां युवा पदाधिकारियों को पार्टी की रीति नीति और पार्टी के कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया गया। 3 दिनों के इस शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की युवा सेना को राजनीति के मंत्र दिए। पिछले दिनों हुए उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी समीक्षा में सामने आया कि कांग्रेस में अनुशासन की कमी रही थी, खासतौर पर युवा कांग्रेस नेताओं में। इस शिविर में दिग्गजों ने युवा विग्रेट को कांग्रेस के मूल सिद्धांतों को याद रखने और अनुशासित रहने की सीख भी दी। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है। 2023 में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। इस लिहाज से इसे कांग्रेस में युवा पीढ़ी को फ्रंट लाइन में लाने की कवायद भी माना जा रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस में इस पर अमल कितना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी तीसरी पीढ़ी की भागीदारी बढ़ाने एजेंडा सेट कर दिया है। आने वाले दिनों में बीडी शर्मा प्रदेश कार्य समिति का ऐलान करने वाले हैं, जिसमें इसकी झलक देखने को मिल सकती है। युवा दिवस पर बीजेपी ने भी युवा नेताओं को मंत्र दिए। बहुत आवश्यकता है युवा कांग्रेस को प्रशिक्षण की। निश्चित तौर पर ये उनका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी जिस तरह का चुनाव किया गया है, सबसे पहले तो युवा कांग्रेस के चुनाव की प्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। एक सिवनी के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबलपुर के कार्यकर्ता को पदाधिकारी बना लेते हैं। अब मुझे लग रहा है कि प्रशिक्षण किनका चल रहा है, इनके बारे में उनको विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी कांग्रेस कर रही है, इनका अपना आंतरिक विषय है। प्रशिक्षण संगठन के मूल मंत्र है और मुझे लगता है प्रशिक्षण होने भी चाहिए। विरोधी का काम ही होता है अपने विरोधी पर छीटाकशी करना, लेकिन मौजूदा दौर में देश की सबसे पुरानी पार्टी की हालत किसी से छिपी नहीं है। पर क्या कांग्रेस में अब लीडरशिप और खासतौर पर युवा लीडरशिप पर मंथन शुरू हो गया है? क्या ये प्रदेश में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी का संकेत है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालने के लिए तैयार हो गए? क्या माना जाए कांग्रेस की राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन का इशारा उनकी तरफ से हुआ है? यदि ऐसा है तो बिखरी हुई, थकी हुई और सुस्त कांग्रेस के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पॉलिटिक्स में यंगिस्तान। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि विवेकानंद जी की जयंती पर हम युवाओं की बात कर रहे हैं। वो अद्भुत संत, वो एक ऐसा प्रणेता जिन्होंने जब धर्म संसद में अमेरिका में जब अपनी बात रखी तो पूरा अमेरिका स्तब्ध रह गया। और अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया, पूरा संसार देखने लगा कि एक युवा सन्यासी जो समय अर्ली 30s में था, उसने किस तरह से अपनी बात रखी। हम देखते हैं कि भारत में सफ़ेद बालों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। लेकिन ये सफ़ेद बाल बहुत महत्वपूर्ण है, बुज़ुर्ग हमारे सीनियर्स, लेकिन उनके साथ उनके पीछे चलने वाला वो नौजवान भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार अक्सर हम देखते हैं कि जब चयन की बात आती है, चाहे आप इसको सरकारी या निजी क्षेत्र में कंपनीज़ को देख लें या पॉलिटिक्स को आप देख लें, तो आप ये पाते हैं कि ये जो ग्रे हेयर्स हैं, ये जो सफ़ेद बाल हैं, मिक्स बाल हैं, खिचड़ी बाल हैं, ये काले बालों पर बड़े भारी पड़ते हैं। और युवाओं को ये कहकर पीछे किया भी जाता है और कई बार परिस्थितियां भी ऐसी रहती हैं कि ये मान लिया जाता है कि नहीं साहब, अभी इनमें इतना जोश है, इतना आगे बढ़ेंगे तो कैसे करेंगे। क्रिकेट में एक यंग कैप्टन हो सकता है, खेल में एक युवा कप्तान हो सकता है, लेकिन राजनीति में तो हमने बहुत कम देखा है कि आप संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करने वाला कोई एकदम युवा मुख्यमंत्री देखें जिसकी उम्र 27 साल हो, 28 साल हो, या फिर आप एक ऐसा ही विधायक देखें या ऐसा ही सांसद देखें, या
आप कम से कम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कुल सांसदों या विधायकों में 20% संख्या ऐसे युवाओं की देखें जिनकी उम्र 30 साल से कम है। क्यों साहब? बात करेंगे आज इसी पर कि नारे, बातें, वादे तो बहुत हैं, लेकिन होता क्यों नहीं है, ज़मीन पर चीज़ें क्यों नहीं उतरती हैं। और कांग्रेस के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, जहां चमकते चेहरे हैं युवाओं के, लेकिन बात आगे बढ़ती नहीं, अटक जाती। इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं अब्बास हफीज़ साहब, वही युवा चमकता चेहरा है कांग्रेस के लिए। बहुत स्वागत करता हूं अब्बास हफीज़ साहब, प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारे साथ हैं एक युवा चेहरा और, कृष्ण गोपाल पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं, और बड़ी विनम्रता से अपनी पारी का इंतज़ार ये दोनों नौजवान कर रहे हैं। दोनों के मन में अपने अपने भाव हैं, अपनी पार्टी को लेकर, अपने सीनियर्स को लेकर अच्छे ही भाव हैं और अच्छे ही होंगे, क्यों नहीं होने चाहिए। लेकिन वो ये प्रणाली ज़रूर ढूंढते होंगे कि आखिर अगर उन्हें आगे आना है तो उसके लिए क्या उन्हें अपने बाल सफ़ेद करने के लिए इंतज़ार करना होगा और उस श्रेणी में आना पड़ेगा जिसको आप कहते हैं कि 50 साला क्लब के आसपास पहुंच गए हैं, अब तो अक्ल दाढ़ भी निकल गई है, अब मौका दिया जा सकता है। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, एक युवा पत्रकार हैं, संजीदा पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं और अपने आसपास गहरी संवेदनात्मक दृष्टि रखते हैं। हर्षवर्धन जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह आप देखते हैं राजनीति में यंगिस्तान को, और यहाँ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है कि कांग्रेस को अगर अपने भीतर परिवर्तन करना है, अपने भीतर एक बड़ा बदलाव लाना है, तो इस यंगिस्तान को तो उसको आगे लाना ही होगा हर स्थिति में, पूरी ताकत के साथ। जी जी शरद जी, राजनीति की जो जंग है वो इन दिनों ज़मीन पे कम और सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाई देती है। और ऐसे माहौल में जबकि सोशल मीडिया यूज़र्स के मामले में और युवा आबादी के मामले में भारत दुनिया में एक बड़ा स्थान रखता है चीन के बाद, इसमें निस्संदेह युवा खून को आगे लाना बहुत ज़रूरी है सियासत में। लेकिन सवाल ये उठता है शरद जी कि आगे तो लाया जाता है, लेकिन जब जो की पोस्ट होती है उस पर क्यों नहीं बैठाया जाता? जब भी मुख्यमंत्री चुनने की बात होती है, जब भी और भी बड़े पदों पे बैठाने की बात होती है, तो क्यों उम्र दराज, या जिसको अंग्रेजी में एक अच्छा वर्ड है वेटरन, उनको मौका दिया जाता है? मध्य प्रदेश में हम हाल का उदाहरण एक देख चुके हैं। मुझे लगता है कि युवाओं की आवश्यकता तो राजनीतिक दलों को है, लेकिन केवल वोट लेने के लिए जब उनको आगे बढ़ाने की बात की जाती है तो वो किंतु परंतु के जो संज्ञाएं हैं वो लगा देते हैं और उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती जिसके वे हकदार हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसके पीछे बहुत सारे गणित भी काम करते हैं, और कांग्रेस में तो बहुत सारे गणित काम करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से बेहतर कोई नहीं होता, जो सच्चाई है, और मध्य प्रदेश में 2018 में कमलनाथ जी से बेहतर कोई नहीं दिखता, ये भी सच्चाई है। तो इसके बीच में अब्बास हफीज़ साहब और इनके जैसे युवाओं के लिए जगह कहाँ है? आप ठीक है, आप एक वेटरन कैप्टन को लेकर आइए, लेकिन उसके साथ आप चुनिए भी तो अब्बास हफीज़ साहब भी हों, उनके लिए भी आगे का रास्ता तय हो, जो बिना किसी अपेक्षा के अभी तक राजनीति की राहें पींगे भरने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। क्या कहेंगे अब्बास हफीज़ साहब? देखिए शरद जी, अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को भी कर्नाटक में येदियुरप्पा जी के आगे कोई दिखता नहीं है। यहाँ पर 75 साल की आयु की बात कहकर स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी से, सरताज सिंह जी से, इनसे मिनिस्ट्री भी ले ली जाती है वापस, और वहाँ पर मुख्यमंत्री का ताज जो है वो येदियुरप्पा जी के सर पे रख दिया जाता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ उनको उनसे बेहतर दिखता नहीं है। वहाँ पर अलग अलग जगह हैं, अलग अलग नियम हैं, कानून हैं, तो ये राजनीतिक दल भाजपा के अंदर हमसे बहुत आगे है। सबसे युवा कैबिनेट अगर मध्य प्रदेश में देने की बात की है तो कमलनाथ जी का कैबिनेट है। आज तक का इतिहास का सबसे युवा कैबिनेट रहा, जिसमें युवाओं को, जो सेकंड टाइमर एमएलएस थे, उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई। ये मध्य प्रदेश के अंदर बहुत कम देखने को मिला, और हमारी सबसे कम आयु, सबसे युवा आयु भी का कैबिनेट भी रहा। उसके बाद अगर सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो वीडी शर्मा जी नहीं है, अरुण यादव जी थे। अरुण यादव जी को मौका दिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, और वो उन्होंने उस कमान को संभाला और बहुत अच्छे से संभाला। तो ये अपने अपने परिस्थितियों में पार्टीज देखती हैं और उसको देखते हैं कि कैसे आगे चलेंगे। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है, संजय गांधी जी के दौर के अंदर युवा कांग्रेस का जो स्थापना उससे पहले हुई और उसके आगे बढ़ाया गया, तो वो भी सबने देखा।
और आज सबसे ज़्यादा टिकट अगर दिए गए थे तो सबसे ज़्यादा युवाओं को टिकट हमने दिए थे, सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी मौका देते आई है। सुरेश पचौरी जी का ज़माना था युवा कांग्रेस का, उस ज़माने में आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि कैसे सबसे ज़्यादा युवा कांग्रेस के अध्यक्षों को राज्यसभा भेजने का काम किया था। एक सपना देखा था कांग्रेस पार्टी ने और उस सपने को साकार किया था, जिसके अंदर सुरेश पचौरी जी पहली बार राज्यसभा गए थे और भी युवा कांग्रेस के प्रदेशों के इकाइयों के अध्यक्ष गए थे राज्यसभा के अंदर। तो जगह जगह पे ऐसे मौके बहुत सारे मिले और कांग्रेस पार्टी में दावे के साथ कहता हूं कि युवाओं को आगे बढ़ाती है, क्योंकि वो देखती है युवा के साथ भविष्य भारत का और उसके प्रदेश का। तो मेरी पार्टी हमेशा इस तरह से काम करती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपने बहुत बार कवर भी किया होगा, युवा कांग्रेस के शिविर पहले लगा करते थे जिसमें इम्तिहान भी हुआ करते थे, विचारधारा की पढ़ाई भी कराई जाती थी ताकि देश को और प्रदेश को आगे की दिशा में ले जाए। तो ये बहुत स्वाभाविक है हमारा राजनीतिक दल के साथ, हमारी पार्टी के साथ, हमारी मातृ संस्था के साथ कि वो युवाओं को मौका देती है। रही बात हमारी, तो जब हमारा सही समय है पार्टी को लगता है वो आगे भेजती है। पार्टी को लगता है, यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आप ही की पार्टी के लिए नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए, कि आखिर युवाओं को आगे लाने में हिचकते हम क्यों हैं। आप कैबिनेट युवा बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि उनमें से कितने ऐसे युवा हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से एक लंबी पारी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की तरह संभावना रखते हैं। क्योंकि ये कैप्टन ही की जिम्मेदारी है कि वो विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को आगे लाए, शुभमन गिल को भी आगे लेकर आए, उसमें हमारे जो अभी के प्लेयर हैं बिहारी और अश्विन भी मौजूद रहें। ये होता है एक कैप्टन वाइसली जो आगे की टीम को चुनता है, और यही कैप्टन, क्योंकि इतिहास में उसको याद भी किया जाता है। तो ये सवाल कमलनाथ जी से भी पूछा जाएगा, दिग्विजय सिंह जी से भी पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जिन युवाओं को आपने आगे बढ़ाया उनमें से कितने ऐसे हैं जो आपकी तरह कैप्टन हो सकते हैं। क्या कहेंगे पाठक साहब? देखिए शरद जी, आज बहुत बड़ा दिन है। आज विवेकानंद जी की जन्म दिवस का दिन है, और मैं समझता हूं कि आज के दिन में अगर हम सही व्याख्या नहीं करेंगे तो वो विवेकानंद जी द्वारा हमें जो सौंपे हुए संस्कार हैं, प्रतिमान है, रीति नीति है या संस्कृति है, जिनको हम सब नाम तो लेते हैं लेकिन अमल में नहीं ला पा रहे हैं, उसके साथ भी अन्याय होगा। विवेकानंद जी कैसे युवा चाहते थे, मैं उन्हीं की शब्दों में सिर्फ 5 लाइनें जो वो बोल कर गए हैं, लिख कर गए हैं, वो यहाँ पर पढ़ के बताना चाहूँगा। वो ये चाहते थे कि हमें चाहिए प्रज्ञावान, वीर और तेजस्वी युवक जो मृत्यु से आलिंगन करने का, समुद्र को लांघ जाने का सामर्थ्य रखते हों। हमें ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता चाहिए, पुरुष और स्त्री दोनों, केवल इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं, चारों तरफ लोगों का हृदय परिवर्तन करें, और साथ में वो प्रशिक्षण के लिए भी एक अपने साहित्य में उल्लेख करके गए। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन में वास्तव में जरूरत इस बात की है कि हम विवेकानंद जी ने एक युवा को लेकर खाका खींचा है, उसको आगे बढ़ाएं, उस नौजवान को आगे बढ़ाएं, या हम उन नौजवानों के बीच में भी जाकर खड़े हों जो जेएनयू में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारे लगाते हैं। एक पक्ष ये होता है। दूसरा पक्ष, अभी मेरे मित्र ने अरुण यादव जी का बोला कि वीडी शर्मा जी से ज्यादा युवा अरुण यादव जी थे। तो मेरे मित्र, यहाँ पर एक बात बड़ी उल्लेखनीय है कि अरुण यादव जी सुभाष यादव के पुत्र थे, उनको बनी बनाई जो कहते हैं ना मिठाई या मलाई मिल गई। लेकिन वीडी शर्मा जी की आप कल्पना कीजिए, जिसने दरी उठाई है, फट्टी उठाई है, झंडे लगाए, बिल्डिंग पे चढ़ के झाड़ू लगाई है, अनाउंसमेंट किया है, कार्यकर्ता नेता के तौर पर भी कार्यकर्ता के आने के पहले दरी बिछाई है ताकि कार्यकर्ता बैठ सकें। ये वास्तव में संस्कृति और कल्चर यही होना चाहिए। अगर आप किसी नेता के पुत्र को विधायक बना देते हैं, सांसद बना देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, तो वो कोई युवा को मौका देना नहीं होता। पाठक साहब, लेकिन कई नेता पुत्र आपके यहाँ हैं। मैंने शरद जी पहले ही बोला कि आज जो भी बात होगी, विवेकानंद जी का जन्म तिथि दिवस है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक बात होगी। आज हम सारे राजनीतिक दलों में जो भी यहाँ पर कमियां हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में है तो बिल्कुल उसका उल्लेख करेंगे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक 5 पीढ़ियां उनकी स्थापित होती चली आएंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जैसे, मेरी बात पूरी हो जाने दे, मेरी बात पूरी हो जाने दे, उसके बाद आप पूरी हो जाने दे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में इसलिए समय लगता है
कि वो एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से आए हैं। भारत में आज भी परिपाटी जो कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में राजनीति की खींची है, वो वंशवाद से प्रेरित है, वंशवाद से होकर लेकिन आगे जाती आप है। दोनों मित्र जो हैं, मैं ये ज़रूर आप दोनों से जानना चाहूँगा कि ठीक है, आप जिस अपने अपने मैकेनिज़्म को आप डिफेंड कर रहे हैं, जो आपका धर्म है, चाहे वो अब्बास हफीज़ साहब हों, चाहे वो कृष्ण गोपाल पाठक जी हों, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप दोनों अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं? सबसे बड़ा सवाल ये, माफ़ कीजिएगा, इसको लेकर साफ उत्तर नहीं आता है। पहले अब्बास हफीज़ अपनी बात कर लें, फिर मैं हर्षवर्धन जी से ये ज़रूर जानना चाहूँगा, चाहे आप बीजेपी में हों, चाहे आप कांग्रेस में हों, आप अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं? क्या एक निश्चित समय पर आप पार्षद, विधायक या सांसद बनने की कतार में हैं? ये बड़ा सवाल है जी। देखिए, हर एक का अलग अलग काम होता है, अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। किसी को संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 40-45 क्रॉस करके मिलती है। वो जिम्मेदारी हमारे संगठन ने प्रवक्ता पद की हो, या बहुत सारे सचिव हैं ऐसे जिनको जिम्मेदारी मिली बहुत कम एज के अंदर मिली, मैं उसमें से एक था। और ये राहुल गांधी जी का सपना था, जिसको साकार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया। मेरे जैसे और भी मेरे कलीग्स आए और इनको मौका दिया गया अलग अलग जगह के ऊपर। अगर यहाँ पर बात की जाए तो हम उस पॉलिटिकल पार्टी से हैं जो सबसे युवा प्रधानमंत्री देश को देके गई है, जिसका प्रधानमंत्री की आयु इतनी थी कि 40-42 के आसपास। पहली बार युवा क्रांति उससे आई पूरे देश के अंदर। हम उस पॉलिटिकल पार्टी से हैं मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह जी को, जिसने 45 साल की आयु के अंदर मुख्यमंत्री बनाया। वो पॉलिटिकल पार्टी, दिग्विजय सिंह जी किसी नेता पुत्र नहीं थे जिनको आगे बढ़ाया जाए। और आज यहाँ पर अगर बात की जाएगी वंशवाद की बात की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिता होते हैं राजनाथ सिंह जी, और वो मंत्री होते हैं, और उनके बेटे होते हैं पुत्र, जो गाजियाबाद से सांसद बनते हैं। वहां मुख्यमंत्री होती हैं सिंधिया जी, ठीक दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, उनके पुत्र होते हैं। दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अभिषेक बच्चन को कहीं छोले कुलचे का बिजनेस करना चाहिए था, या उनको कॉस्मेटिक्स में जाना चाहिए था? आखिर इसको लेकर भी बीजेपी की आपत्ति क्यों है कि जयवर्धन सिंह राजनीति में क्यों है, और इसी तरह कांग्रेस को क्यों आपत्ति है कि कार्तिकेय सिंह चौहान या आकाश विजयवर्गीय क्यों राजनीति कर रहे हैं? ये जब जनता तय करती है, ठीक है, आप टिकट दिला सकते हैं, आपके हाथ में ये चीज़ है, आप आगे ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या रोहन गावस्कर सुनील गावस्कर हो जाते हैं? क्या उसके बाद अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन हो जाते हैं? शुभकामनाएं रोहन को भी और अभिषेक बच्चन को भी। हर्षवर्धन जी, यही बड़ा सवाल है कि वो मैकेनिज्म राजनीतिक दलों में क्यों नहीं है। हम इसको लेकर नहीं कोस सकते, इसको लेकर अटक नहीं सकते, क्योंकि बड़ा गोल्डन वाक्य ये है कि कुर्सी खुद फैसला कर देती है कि उस पर बैठने वाला व्यक्ति योग्य है कि अयोग्य है। और यही वजह है कि जिस तरह हम देखते हैं कि प्लेन में एक इजेक्शन की परंपरा होती है, खासतौर से फाइटर प्लेन में, कि आप इजेक्ट का बटन दबाते हैं और आप कॉकपिट से बाहर फेंक जाते हैं, कुर्सी भी फेंक देती है। तो फिर ये बहस क्यों? लेकिन व्यवस्था नहीं है पॉलिटिकल पार्टी में। आज अब्बास हफीज के मन की पीड़ा या पाठक जी के मन की पीड़ा हम समझ सकते हैं, बोलेंगे नहीं वो। जी जी हर्षवर्धन जी। जी देखिए, टैलेंट हंट का कोई बड़ा प्रोग्राम राजनीतिक दलों में दिखाई नहीं देता, और राजनीतिक दल कमोबेश उन्हीं मुद्दों पे आश्रित हैं जो कि आज से 20 साल पहले चल रहे थे। दुखद बात यह है कि हम आधुनिक समय में जैसे कि नए लहर की उम्मीद हम कर रहे थे राजनीति में कि नया खून आएगा, लेकिन चीज़ें कुछ खास बदल नहीं रही। दूसरी बात यह है कि राजनीति में शरद जी वैकेंसीज बहुत कम है और उम्मीदवार बहुत ज़्यादा है। किसी आम नौकरी की तरह ना तो यहाँ पे विज्ञप्ति छपती है अखबार में नौकरी की, ना कोई इंटरव्यू होता है उस तरीके से, बशर्ते आपका कोई आका ना हो, बशर्ते आपका कोई पिता या आपका चाचा या मामा की भी कीमत होती है हर्षवर्धन, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल सही है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने कहा कि कुर्सी उठा के फेंक देती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहली जो चुनौती है वो तो एंट्री मारना है टिकट के लिए। अगर आप थोड़े बहुत भी योग्य हैं तो टिकट पाने के बाद राजनीति में जम जाते हैं, और जो एक लेगेसी आपके पिता की होती है, आपके चाचा की, मामे की होती है, उसको आप आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन बहुत सारे युवा जो कि सामान्य परिवारों से आते हैं, राजनीति में जगह बनाना चाहते हैं, उनका कोई गॉडफादर नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर पाते, वो केवल चंद पदों तक महदूद हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो विसंगतियां तो हैं राजनीति की, लेकिन हमारे सामने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, जो कि छोटे से गांव से आते हैं और किसान परिवार से आते हैं, और
बहुत ही लो प्रोफाइल में पॉलिटिक्स करते हुए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक उदाहरण उनका भी है, तो उदाहरण दोनों है, लेकिन दुर्भाग्य से उदाहरण ऐसे बहुत कम है जहां एक आम परिवार का व्यक्ति राजनीति में आया और बड़े पद पे पहुंचा। उदाहरण हर्षवर्धन जी पूरे जीवन में दुनिया के फलक पर भी यही है। बॉलीवुड में कभी किसी ने लीड नहीं किया, चाहे कपूर खानदान हो, जो भी आया बादशाह वो बाहर से ही आया। वो चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, या आज भी आप जिसको उसमें अक्षय कुमार की बात कर लीजिए। क्रिकेट में भी आप देखेंगे कि विराट कोहली के पिता का नाम आपको याद नहीं होगा, आपको महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम याद नहीं होगा। तो ये बात बहुत साफ है, लेकिन क्यों राजनीति में ये चीजें अटकती हैं? पाठक जी कुछ तो मन की बात कर लीजिए। देखिए, आपने बड़े मन से कहा कि हाँ, आका नहीं, शरद जी मेरा ये कहना है कि जी जी मेरा ऐसा कहना है कि जब तक आपका कोई राजनीतिक आका नहीं होता, राजनीतिक पिता नहीं होता, या आपका पिता राजनीति में नहीं होता, युवाओं के लिए बहुत मुश्किल है शरद जी, वाकई मुश्किल है। शरद जी मैं अपनी बात पूरी पाठक साहब से पहले उसको आप साथ में टिप्पणी कर दीजिएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि परिवारवाद, वंशवाद, आयु की बात अगर की जाए तो पाठक जी तो हम सबसे ज्यादा पीड़ित देखेंगे। भोजपुर विधानसभा है, लेकिन वंशवाद के उदाहरण है पटवा साहब, और पटवा साहब को टिकट दिया जाता है और हर बार हमारे मित्र पाठक साहब का टिकट वहां से काट दिया जाता है। तो क्यों पाठक साहब को इंतजार कराती है जो भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है? तो शरद जी यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, उनकी बात भी सुन लें। शरद जी यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमें ध्यान होगा, आपको भी ध्यान होगा कि कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपने सामने एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की थी युवावस्था में, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रभात झा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी जैसे अनेक कार्यकर्ता थे आज जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। यह जो एक परंपरा है निश्चित तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से समझ और होश के साथ साथ युवा जोश को आगे बढ़ाने का, उस सिखाने का दायित्व भी होश का होना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर ये कमी कहीं ना कहीं आती है तो मैं समझता हूं कि वो ही राजनीति के लिए दुखदायी परिस्थिति को जन्म देती है। एक समझदार लीडर का, समझदार नेतृत्व का, समझदार पार्टी का ये दायित्व बनता है कि अपने अनुभव के आधार पर युवाओं की फौज को आगे लाए और वो तैयार करे। मैं इस मामले में नरेंद्र मोदी जी को एक उत्कृष्ट उदाहरण बताता हूं। अगर उनके पास समझ है, अनुभव है, तो आप देखिए युवा मोर्चा का अध्यक्ष अगर वो राष्ट्रीय बनाते हैं तो 33 साल के नौजवान को बनाते हैं, सांसद भी उसी को बनाते हैं। दूसरी तरफ प्रांतों में नई लीडरशिप तैयार करने के लिए, खड़ा करने के लिए वो भरसक प्रयास करते हैं। इसलिए एक आज भी वो उन्होंने विवेकानंद जयंती के अवसर पर देश के युवाओं से राजनीति में आने की अपील करते हुए कहा है कि आप राजनीति में आएंगे तो वंशवाद की जो परंपरा है वो निश्चित तौर पर खत्म होगी और राजनीति भी साफ सुथरी दिशा में आगे बढ़ेगी। वास्तव में वंशवाद जो होता है वह राजनीति में, सारे राजनीतिक दलों की राजनीति में कहीं ना कहीं घुन लगाने का काम करता है और उन प्रतिभाओं को पीछे ढकेलने का काम करता है जिनमें असंख्य अरमान है अपने देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। और मैं तो आज यही अपील करूंगा सभी राजनीतिक दलों से कि जो अनुभव है, होश है जिन नेताओं के पास, वो अपने सामने युवाओं की फौज और जोश है जो उसको तैयार करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में मैंने जो बात कही मैं उसी पर कहूंगा कि अगर ये सारी की सारी रीति नीति है भारतीय जनता पार्टी की तो वो दिखनी चाहिए। और हाँ, क्रांति लाई है, युवाओं ने क्रांति लाई है, ला के दिखाई है पूरे भारत देश के अंदर। स्वामी विवेकानंद जी से लेकर अगर देखा जाए तो आगे भी बहुत सारे क्रांतिकारी आए, उन सब ने एक ही काम किया है। हर राजनीतिक दल अपने युवाओं पर मेहनत करता है, युवाओं को भी थोड़ा सा आगे खुद बढ़ के और अपनी रास्ता बनाना पड़ता है। तो वो भी अगर एकदम उदास हो जाएंगे, बहुत से मेरे साथी हैं, बहुत से पाठक साहब के साथी हैं, उनको भी उदास ना होकर अपने संघर्ष को आगे लगाना चाहिए। और जिसने संघर्ष किया है तो वोरा साहब जैसे भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और दूसरे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे राजनीति के अंदर सफलता हासिल करी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो कोच क्या बीजेपी में और कांग्रेस में अब हैं, जिसका बहुत समर्थ तरीके से उल्लेख पाठक जी ने किया और हम सहमत हैं इसलिए क्योंकि हमने वो दौर आरंभिक तौर पर देखा है बतौर पत्रकार। और हमें ये मालूम है कि उस दौर में 40 के पहले विधायकी के दरवाजे खटखटा चुके थे 1 या 2 टर्म के तौर पर, चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे कैलाश जी हों, चाहे वो कमल पटेल जी हों, या विजय शाह जी हों, या अजय विश्नोई जी भी हों। ये तमाम लोग न सिर्फ संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर आगे बढ़ चुके थे, मोर्चा में महत्वपूर्ण पदों पर आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि वहाँ एक निष्पक्ष कोच रहा। निष्पक्ष कोच से मेरा मतलब है कि 2 जोड़ी धोती कुर्ता रखने वाला और एक ऐसा यायावर और एक ऐसा निरपेक्ष नेता
जिसकी इच्छा ये थी कि प्रतिभा वाला व्यक्ति आगे आए। मैं आज भी गोपाल भार्गव जी की वो टिप्पणी नहीं भूलता कि जिनसे ठाकरे जी से बात हुई और उन्होंने कहा जीत सकते हो, भार्गव जी ने कहा बिल्कुल जीत सकता हूं, जो करीब करीब 8 बार के विधायक हैं, अभी 40 साल का संसदीय विधायकी जीवन है उनका। और ठाकरे जी ने कहा तुम भी जीतो और कोशिश करो एक आध और जीत कर आए। ये बात कांग्रेस और बीजेपी को बहुत आत्मनिरीक्षण के तौर पर आज पूछनी चाहिए कि उनके पास ऐसे कितने कोच हैं जिनके ब्रीफकेस में सिर्फ 2 जोड़ी या 3 जोड़ी कपड़े हैं और जिनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वो सिर्फ गढ़ना चाहते हैं अपनी पार्टी को, और पार्टी को गढ़ना है तो पार्टी के लिए मजबूत और युवा चेहरे आपको गढ़ने होंगे। ये सवाल का जवाब अगर मिल जाए सर तो हमें भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमें भी बड़ी शिद्दत है। और राजनीतिक दलों को अपने तौर तरीके अगर गंभीरता से मोड़ने हैं युवाओं की तरफ, तो क्यों 15% टिकट नहीं रखते आप MBA मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए? क्यों आप 15% टिकट कृष्ण गोपाल पाठक जी और अब्बास हफीज जैसे ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए नहीं रखते? आपकी प्रणाली क्यों झुकती है? हम तो देश की एक राजनीतिक पार्टी के लिए सुनते हैं कि हेलीकॉप्टर तक का किराया उसके प्रमुख लेते हैं, एक रैली के लिए पैसा लिया जाता है, टिकट जो बिकता है वो तो बिकता है। अगर ऐसे बिकने वाले लोकतंत्र में कुछ ऐसे किस्से आएंगे, सब नहीं है लेकिन फिर भी मन तो टूटता है ना सर। और फिर ऐसे युवा बैठे हैं, कब तक बैठकर हमारे साथ ऐसी डिबेट करेंगे? इनको भी तो भेजना है ना सर विधानसभा में और संसद में। बहुत शुभकामनाएं इन दोनों युवा मित्रों को विवेकानंद जी की जयंती पर आज, और धन्यवाद आपका दोनों का, और धन्यवाद हर्षवर्धन जी। नमस्कार।